मैं उस मुसलमान औरत की अलमनाक दास्तान सुनकर सकते में आ गया। मेरे सामने एक ऐसी मजलूम औरत हाथ जोड़े बैठी थी जिसने अपने माँ बाप भाइयों को ही नहीं, अपनी इज्जत को भी पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया था। इस सन 47 में मशरकी पंजाब में सिखों के हाथों अगवा-शुदा एक मुसलमान औरत का अलमिया नहीं था, बल्कि ऐसी हज़ारों लाखों मुसलमान औरतों का अलमिया था जो न जाने भारत के देश में काफिरों के हाथों कैसी जिल्लत की ज़िंदगियां बसर कर रही थी। मैं कौम की उन बदनसीब बेटियों की तस्वीर पाकिस्तान की नई नस्ल के नौजवानों को दिखाना चाहता हूँ जो वीसीआर पर भारतीय फिल्मों के गाने लगाकर रक्स करते हैं। ये औरत जो कभी एक गैरतमंद मुसलमान बाप की बेटी रज़िया बानो थी, अब कुलदीप कौर के नाम से अपनी कोख से एक सिख लड़के भूषण सिंह को जन्म देकर पाल रही थी और छुप छुप कर उसे कुरान शरीफ और नमाज पढ़ा रही थी और कलमा शरीफ याद करा रही थी और मेरे आगे रो रो कर हाथ जोड़कर कह रही थी कि मेरे बच्चे को किसी तरह पाकिस्तान पहुंचा दो, मैं तुम्हारा एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। मैंने अपने हाथ से रज़िया बानो के हाथ नीचे कर दिए और कहा, मेरी बहन, अगर ये बात मेरे इख्तियार में होती तो मैं अभी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान ले जाता, मगर मेरी बहन यकीन कर रहा मैं मजबूर हूँ, ख्वाहिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इस बात का तुमसे वादा करता हूँ कि अगर कभी ऐसा वक्त आया तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे को भी पाकिस्तान पहुँचा दूँगा। मुझे माफ़ कर देना मेरी बहन। रज़िया बानो उर्फ कुलदीप कौर के चेहरे पर एक ऐसा गम और उदासी छा गई थी कि जो सदियों का गम और सदियों की उदासी लगती थी। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और बोली, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। मैंने कौम की इस बदनसीब बेटी के पाँव को एक हाथ से छू कर वो हाथ अपनी आंखों पर लगाया और उठते हुए कहा, ज़िंदगी रही तो एक बार बहन तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। ये कहकर मैं फसल में से निकलकर खेत की मिडेर पर आया और रेलवे लाइन की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल पाकिस्तान की मजलूम बहन के गम में डूबा हुआ था। कितनी देर तक मैं चलता गया, मुझे कुछ पता न चल सका कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। जब अपने होशो हवास में आया तो देखा कि मैं एक रेलवे फाटक के करीब पहुँच गया हूँ। फाटक की दोनों जानिब कच्ची सड़क पर एक दो रेड़े खड़े थे। एक सिख भैंस का रस्सा हाथों में थामे भैंस को रेलवे लाइन पार कराने की कोशिश कर रहा था। दूर से रेल के इंजन ने सीटियाँ देनी शुरू कर दी। फाटक वाले ने शोर मचाया। सिख इतनी देर में भैंस को लाइन पार करा चुका था। इस बार गाड़ी जालिंधर वाली तरफ से आ रही थी। मैं फाटक से कुछ दूर ही खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। उसका इंजन कोयले से चलने वाला इंजन था। अभी तक मैंने इंडिया में रेलगाड़ियों के आगे लगे हुए कोयले से चलने वाले इंजन ही देखे थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि चूंकि इंडिया में कोयला कई मुकामात से निकाला जाता है, इसलिए ज़्यादातर रेलगाड़ियाँ कोयले के इंजनों से ही चलती हैं। ट्रेन शोर मचाती लाइन के दोनों तरफ गर्द उड़ाती गुजर गई। सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था और चलते वक्त धूप में मुझे चुभन होने लगी थी। मैंने सोचा कि इस तरह कब तक पैदल चलता रहूँगा। मैं अमृतसर वाली खतरे की फ़ज़ा से काफ़ी दूर निकल आया था। बेहतर है कि मैं जीटी रोड पर वापस जाऊँ और वहाँ से किसी ट्रक या बस में बैठकर किसी अगले शहर पहुँच जाऊँ। वहाँ से फिर मैं ट्रेन को पकड़ लूँगा। चुनाचे मैं रेलवे फाटक से कच्ची सड़क पर हो गया। यह देहाती इलाका था। किसी को क्या पता कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मेरा लिबास ही ऐसा था कि लगता था शहर से कोई लड़का गाँव में अपने अजीज़ों से मिलने आया है या मिलकर वापस जा रहा है। कच्ची सड़क खेतों में 2-4 मोड़ काटने के बाद जालिंधर की तरफ जाती जीटी रोड पर निकल आई। यहाँ एक जानिब मुझे दरख्त के नीचे बूढ़ा सिख नज़र आया जो छाबे में नागपुरी संतरे बेच रहा था। इस किस्म का एक संतरा मैंने सैयद साहब के यहाँ रखा देखा था। उन्होंने बताया कि नागपुर का संतरा है, मगर साथ ही कहा था कि पाकिस्तान के किन्नुओं के भारत के नागपुरी संतरे को मात कर दिया है। मुझे भूख भी लग रही थी और प्यास भी। पहले सोचा कि सिख के पास नहीं जाना चाहिए, ना जाने वो क्या पूछ बैठे और क्या जवाब मुँह से निकल जाए। फिर ख्याल आया कि ऐसी कोई बात नहीं, उससे क्या पता कि मैं कौन हूँ। भारतीय करेंसी मेरे पास मौजूद थी। मैं सरदार जी के पास चला गया और पूछा, सरदार जी संतरे कैसे लगाए हैं। मैंने पंजाबी में बात की थी। सरदार जी ने एक संतरा उठाकर मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, खा कर देखो महाराज। मैंने कहा, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि नागपुरी हैं। मैंने 4 संतरे उठा लिए और पूछा कि कितने पैसे दूँ। सरदार जी ने बेनियाजी से अपनी तोल पर हाथ फेरते हुए कहा, 1 रुपया दे दो। मैंने उसे 1 रुपये का नोट दिया और आगे चल दिया। मैं उस जगह से कोई सवारी नहीं पकड़ना चाहता था क्योंकि वहाँ कस्बे का मोड़ था। गड्ढों वगैरह की आमदोरफ्त जारी थी। मैं चलते चलते जब काफ़ी आगे निकल गया तो एक जगह बैठकर 4 संतरे खा गया। मेरी भूख भी किसी हद तक दूर हो गई और प्यास भी मिट गई। मैं सड़क के किनारे एक तरफ खड़ा होकर किसी लारी वगैरह का इंतज़ार करने लगा। एक लारी आई जो मुसाफिरों से भरी हुई थी। मैंने हाथ दिया मगर वो ना रुकी। उसके बाद एक ट्रक आया जिस पर सामान लदा हुआ था। मैंने उसे हाथ दिया मगर वो भी ना रुका। दूर से एक जीप आती नज़र आई। मैं सड़क से हटकर ज़रा दूर होकर खड़ा हो गया। एक लारी आई जो मुसाफिरों से भरी हुई थी। मैंने हाथ दिया मगर वो ना रुकी। उसके बाद एक ट्रक आया जिस पर सामान लदा हुआ था। मैंने उसे हाथ दिया मगर वो भी ना रुका। दूर से एक जीप आती नज़र आई।
मैं सड़क से हटकर ज़रा दूर होकर खड़ा हो गया, इस ख्याल से कि कहीं ये पुलिस की जीप ना हो, मगर यह सिविलियन जीप थी। एक सिख सिविलियन कपड़ों में इसे चला रहा था। जीप भी गुजर गई, मैंने उसे हाथ ना दिया। मैं कदम कदम पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी दूर चला होगा कि पीछे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, एक बस आ रही थी। सड़क के दरमियान एक गधा आ गया था जिसके लिए ड्राइवर हॉर्न दे रहा था। दूर से मैं बस को पहचान ना सका। मैंने उसे हाथ दे दिया। बस खाली थी, खिड़कियों में सलाखें लगी थी। बस मेरे करीब आकर रुक गई। ये देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया कि बस की पेशानी पर अंग्रेजी में पुलिस लिखा था। ये पुलिस की गाड़ी थी। सिख ड्राइवर ने हाथ के इशारे से मुझे अंदर बुलाते हुए कहा, आ जाओ बाऊ आ जाओ। सिख ड्राइवर सिविलियन कपड़ों में था। जाहिर है कि वो पुलिस का आदमी ही होगा। ये बस थाने से हवालातियों को अदालत में लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। मैं भाग जाना चाहता था मगर भागने का मुकाम नहीं था। सिख ड्राइवर ने 2-3 बार हॉर्न देकर ऊंची आवाज़ में कहा, आ जाओ बाऊ अंदर आ जाओ। कहाँ जाना है? उसने अपने साथ वाली खिड़की खोल दी। मैं अंदर जाकर बैठ गया। बस आगे चल पड़ी। सिख ड्राइवर हंसमुख किस्म का आदमी था। कहने लगा, बाऊ तुम पुलिस की गाड़ी देखकर डर गए थे। फिक्र करने की कोई बात नहीं, ये गाड़ी ज़रूर पुलिस की है मगर मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। उसने बताया कि अमृतसर में इसका मोटर वर्कशॉप है। ये गाड़ी जलंधर सिटी पुलिस की है और रंग के लिए उसके पास अमृतसर आई हुई थी और अब वो इसे वापस जलंधर ले जा रहा है। उसने मुझसे पूछा, कहाँ जाओगे बाऊ? तुम्हारा नाम क्या है और क्या काम करते हो? एक ही सांस में उसने मुझसे 3 सवाल पूछ लिए थे। मैंने इस किस्म के सवालों के जवाब पहले ही से सोचकर अपने जहन में कंप्यूटर की तरह फीड कर रखे थे। मैंने उसे अपना एक फर्जी हिंदवाना नाम बताया और कहा कि मैं अमृतसर के कॉलेज में पढ़ता हूँ, जलंधर अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। फिक्र की कोई गल ही नहीं है, समझो जलंधर पहुँचे के पहुँचे। मैं जीटी रोड पर 60 मील से घट के भी गाड़ी नहीं चलाता। सामने एक गाय आ गई। सिख ड्राइवर ने उसे गाली दी और ब्रेक लगाकर हॉर्न पर हॉर्न देने लगा। वो गाय को गालियां देता खच्चे पर से गाड़ी निकालकर आगे ले गया। जलंधर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। तब मुझे पता चला कि मैं अमृतसर से पैदल चलते हुए 10-15 मील का फासला तय कर चुका था। थोड़ी देर बाद ही जलंधर शहर की आबादी शुरू हो गई। हर तरफ सिख ही सिख नज़र आ रहे थे। इससे पहले मैंने कभी इतने सिख नहीं देखे थे। जलंधर शहर भी मैं पहली बार देख रहा था। मुझे मालूम था कि बस पुलिस स्टेशन जाएगी। मैंने सिख ड्राइवर से एक जगह रुकने के लिए कहा, बस सरदार जी मैं यहीं उतरूँगा। मैंने सरदार जी का शुक्रिया अदा किया और बस से उतर गया। यहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन जाना था। मैंने एक साइकिल रिक्शा देखा जो खाली था। मैं उसमें बैठ गया और रेलवे स्टेशन चलने को कहा। साइकिल रिक्शे वाला बूढ़ा सिख था। वो आहिस्ता आहिस्ता रिक्शा चलाता एक तरफ को चल पड़ा। कई बाजार आए और गुजर गए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मालूम है सरदार जी दिल्ली जाने वाली गाड़ी किस वक्त चलती है? रिक्शा वाले सिख ने हाँफते हुए कहा, पता नहीं जी, स्टेशन पर जाकर पता करने। जलंधर रेलवे स्टेशन की एक तरफ रिक्शा रुक गया। यहाँ काफ़ी लोग थे। मैंने अमृतसर से काफ़ी दूर निकल आया था मगर मैं अभी तक पंजाब में था और अपने आप को ख़तरे से महफूज नहीं समझ रहा था, इसलिए बड़ी एहतियात से काम ले रहा था। टिकट मेरी जेब में था। एक कुली से पता किया तो मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन शाम को 6 बजे आएगी। इस वक्त अभी दिन का 1 भी नहीं बजा था। इतना वक्त गुजारना मेरे लिए एक मुश्किल काम था। सबसे पहले तो मैंने स्टेशन के सामने एक दुकान में बैठकर दाल रोटी खाई। फिर स्टेशन के सामने वाले बाज़ार में ही इधर उधर फिरने लगा। एक जगह सिनेमा हाउस नज़र आया। एक्टर एक्ट्रेसों के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे। मालूम हुआ कि इस सिनेमा हाउस में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मुसलसल फिल्म चलती है। इस वक्त भी कोई फिल्म चल रही थी। मैंने टिकट लिया और सिनेमा हाउस में आकर बैठ गया। यहाँ मैं बड़े सुकून से वक्त गुजार सकता था। कोई इंडियन फिल्म लगी थी, नाम मुझे याद नहीं रहा। मुझे फिल्म में काम करने वाले एक्टरों से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। मैं तो वक्त गुजारने के लिए वहाँ आया था। आंखें स्क्रीन पर फिल्म देख रही थी और दिमाग अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। मुझे इस बात का भरपूर एहसास था कि मैं दुश्मन मुल्क इंडिया में हूँ, जो पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 है और जिसने पाकिस्तान के जायज़ वजूद को कभी दिल से तस्लीम नहीं किया। मैं यही चाहता था कि जितनी जल्दी हो ज़िला होशंगाबाद के जंगलों में मुजाहिद कमांडो कमाल शाह के पास पहुँच जाऊँ, उनसे फ़ौजी कमांडो की ट्रेनिंग हासिल करूँ और फिर कश्मीर में आकर हुर्रियत परस्त कश्मीरियों के शाना बशाना भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ूँ और काफिरों को मारता हुआ शहीद हो जाऊँ। अगर शहादत का रुतबा हासिल ना कर सकूँ तो जब तक मकबूजा कश्मीर भारतीय जुल्म इस्तबदाद के शिकंजे से आज़ाद नहीं हो जाता, उस वक्त तक काफिरों से जंग करता रहूँ और जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाए तो वापस पाकिस्तान जाकर अपने बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ूँ और फिर बुलंद आवाज़ में कहूँ, मियाँ जी कश्मीर आज़ाद हो गया है, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। मुझे पता ही ना चला और फिल्म ख़त्म हो गई। मैं यही समझा कि फ़िल्म ख़त्म हो गई है मगर मालूम हुआ कि इंटरवल हुआ है। पहले सोचा कि अंदर सिनेमा हॉल में ही बैठा रहूं, फिर ख्याल आया कि बाहर निकलकर चाय पीनी चाहिए। हालांकि मुझे चाय की तलब कभी नहीं हुई थी, मगर वो जो कहते हैं कि तकदीर में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। मैं भी किसी गैबी ताकत के इशारे पर उठा और सिनेमा हॉल के बाहर आ गया। बाहर दिन की रोशनी थी। अभी कितना दिन बाकी था
मुझे शाम के 5:30 बजाने थे, क्योंकि जालंधर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी शाम के 6 बजे चलती थी। सिनेमा के आते के अंदर ही एक तरफ दीवार के साथ चाय, पान, सिगरेट की दुकानें थी। मैं एक दुकान के पास खड़े होकर चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद मैंने जेब से पैसे निकालकर चाय वाले को दिए और पान सिगरेट के खोखे वाले की तरफ बढ़ा। मैं सिगरेट का आदी नहीं हूँ, मगर कभी कभी चाय पीने के बाद सिगरेट पीने को जी चाहता है। मैंने पान सिगरेट के खोखे की तरफ कदम उठाया ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने पलट कर देखा, मेरे सामने एक कांस्टेबल खड़ा था। उसके साथ एक सिविलियन कपड़ों वाला आदमी भी था, जो सिख नहीं था, यकीनन हिंदू होगा और खुफिया पुलिस का आदमी हो सकता था। एक लम्हे के लिए मैं कांप उठा, मगर फ़ौरन मैंने अपने आप को संभाला और बड़े एतमाद से पूछा, क्या बात है? सिख कांस्टेबल और खुफिया पुलिस वाला दोनों मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे और उनकी आंखों में खास किस्म की चमक थी। सिख कांस्टेबल ने मेरी आंखों में आंख डालकर पूछा, कौन हो भाई तुम? मैंने यूं ही कह दिया, भगवान का बनाया हुआ आदमी हूँ, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? हिंदू खुफिया पुलिस वाले ने मेरी गर्दन पर हाथ रखकर जोर से दबाते हुए पूछा, अमृतसर क्या लेने गए थे? सिख कांस्टेबल ने मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ खींचा और गाली देकर कहा, हमारे साथ थाने चलो, सब पता चल जाएगा तुम पाकिस्तान से यहाँ किस लिए आए हो, चलो। उसने मुझे आगे को धक्का दिया। बस यही सिख कांस्टेबल की गलती थी और वही मैंने पलक झपकते ही अकल से काम लिया और जैसे ही धक्का खाकर मैं उससे 2 कदम आगे लड़खड़ाया, वहीं से सीधा होकर बिजली की तरह इतनी ज़ोर से और इतनी तेज़ी से भागा कि मुझे खुद पता न चल सका कि मैं कब सिनेमा हॉल के आते से निकलकर बाजार में आ गया और बाजार में जारी ट्रैफिक से बचता बचाता उसी तरह दौड़ता कब दूसरे बाजार में पहुंच गया। मेरे पीछे कांस्टेबल और पुलिस के साथी के भागने और शोर मचाने की आवाज़ें आ रही थी, मगर ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। खुदा जाने उसी वक्त मेरे अंदर कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैंने आंधी से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ भागता चला जा रहा था। जिस किसी के पास से गुजरता वो अपने आप को बचाने के लिए परे हो जाता और मुझे रास्ता दे देता और मैं उसे हैरान और परेशान छोड़कर आगे निकल जाता। मुझे अपने पीछे लोगों के भागने दौड़ने की आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें मेरा पीछा कर रही थी, जिसका मतलब यह था कि पुलिस मेरा ताक़ुब कर रही थी। मैं दौड़ते दौड़ते हाँफने लगा था। मुझे महसूस होने लगा था कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ सकूंगा। अचानक मेरे सामने रेलवे फाटक आ गया। रेलवे फाटक बंद था, ट्रैफिक रुकी हुई थी। मैंने बाईं जानिब एक निगाह डाली तो एक गाड़ी को छक छक करते आते देखा। मैं इस कदर घबराया हुआ था कि मुझे इतना भी होश न रहा कि मैं रेल के नीचे आ सकता हूँ। मैंने दौड़कर रेलवे लाइन पार कर ली। ऐन उसी लम्हे ट्रेन सीटी पर सीटी बजाती, शोर मचाती मेरे पीछे से गुजरने लगी। उस ट्रेन ने मेरे और पुलिस के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी थी। ट्रेन भी मालगाड़ी थी जो खासी लंबी थी। मैंने दौड़ना बंद कर दिया और तेज तेज कदम उठाता दूसरे फाटक के पहलू में लोहे की चरखी लगी थी उसमें से निकल गया। कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ भी दी कि पागल हो तुम। रेलवे फाटक की दूसरी तरफ भी कुछ गाड़ियाँ, तांगे और रक्शे खड़े थे। मालगाड़ी सुस्त रफ्तार के साथ खड़खड़ करती गुजर गई। मैं पीछे देखे बगैर सामने मुंह किए जा रहा था। कुछ 60-70 गज के फासले पर सड़क की जानिब दरख्त के नीचे एक लारी खड़ी थी। लारी मुसाफिरों से भरी हुई थी। एक लड़का लारी के पिछले दरवाजे के पास खड़ा आवाज़ें दे रहा था, चलो एक सवारी लुधियाना। मुझे मालूम था कि लुधियाना जालंधर के बाद दूसरा बड़ा शहर आता है और ये दिल्ली की तरफ जाते हुए ही आता है। मैं दौड़कर बस में सवार हो गया। मेरे बैठते ही बस चल पड़ी तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। एक बार फिर खतरा टल गया था। बस जीटी रोड पर दौड़ती चली जा रही थी। हिंदू सिख सवारियां लदी हुई थी। औरतें भी बच्चों के लिए बैठी थी। इतने में सड़क के किनारे कई छोटे छोटे गांव आए और गुजर गए। एक छोटा सा गांव आ गया, मुझे इसका नाम याद नहीं रहा। यहाँ बस कुछ देर के लिए रुकी और फिर आगे रवाना हो गई। ये इलाके मेरे लिए बिल्कुल नए थे। दिन की रोशनी कम होने लगी थी। सूरज मगरिब की तरफ गुरूब होना शुरू हो गया था। बस रास्ते में जगह जगह रुकने लगी। कोई सवारी हाथ देती तो बस खड़ी हो जाती। मुझे बड़ी उलझन हो रही थी। मुझे यही खतरा था कि जालंधर पुलिस ने आगे रेलवे स्टेशनों और छोटे शहरों और कस्बों के थानों में ज़रूर टेलीफोन पर खबर कर दी होगी। एक पाकिस्तानी जासूस पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। पुलिस ने इन लोगों को मेरा हुलिया भी बता दिया होगा। पकड़े जाने का डर था। किसी जगह बस रुकती तो मैं गौर से बाहर का जायजा लेता। मैंने एक सवारी से पूछा कि लुधियाना कितनी दूर रह गया है। वो कोई हिंदू था। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और पूछा, महाराज तुम पहली दफ़ा लुधियाना जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं पहले भी 1-2 बार गया हूँ, मगर रेलगाड़ी पर गया था। वो हिंदू थोड़ी देर मुझे घूरने के बाद बाहर देखने लगा। शाम का धुंधलका खेतों और आसमानों को अपनी लपेट में लेने लगा था। एक बड़ी नहर आई। बस उसके पुल पर से गुजर गई। फिर वह सड़क के किनारे होकर रुक गई। सवारियां बाहर देखने लगी। किसी ने ड्राइवर से पंजाबी में पूछा कि क्या हो गया है। ड्राइवर ने कहा, पता कराते हैं, सारी गाड़ियां खड़ी हैं। मुझे खतरे की बू महसूस होने लगी। मैंने खिड़की में से गर्दन बाहर निकालकर दूर तक लारियों और बसों की कतार लगी हुई देखी। ड्राइवर ने क्लीनर से कहा, जाओ ये पता कर की गल है। क्लीनर भी सिख था। वो दौड़ता हुआ आगे गया। सवारियां आपस में बातें करने लगी। शायद आगे कोई पुल टूट गया है। किसी ने कहा कोई टक्कर हो गई होगी। इतने में क्लीनर मुझे वापस आता नजर आया। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, सरदार आगे पुलिस चेकिंग कर रही है।
मेरा दिल ज़ोर से धड़का। ड्राइवर ने गाली देकर पूछा, किस चीज़ की चेकिंग कर रही है? क्लीनर बोला, कहते हैं कोई पाकिस्तानी जासूस भाग गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी अंदर से क्या हालत हुई होगी। बज़ाहिर मैं बड़े आराम से अपनी सीट पर बैठा रहा और अपने चेहरे से बिल्कुल ज़ाहिर ना होने दिया कि मेरे अंदर क्या तूफ़ान मचा हुआ है। अब मुझे वहाँ से भागना था। एकदम उठकर भागने से लोगों को मुझ पर शुबा हो सकता था और वो मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर सकते थे। मैं एक आध मिनट बड़े सुकून से बैठा रहा, फिर जेब में हाथ डालकर उसे यूं ही टटोला और साथ वाली सवारी से पूछा, भैया जी आपके पास माचिस होगी? सवारी ने नफ़ी में सर हिलाया तो मैं कहकर नीचे उतर गया, कहीं से माचिस तलाश करता हूँ, सिगरेट पीने को जी चाहता है। मैं बस से उतरकर 2 कदम आगे चलकर आगे चला गया, फिर रुककर ऐसे देखने लगा जैसे मुझे किसी पान सिगरेट के खोखे की तलाश हो। उसके बाद मैं टहलता हुआ अगली लारी के पास चला गया, वहाँ से टहलता हुआ दूसरी और फिर तीसरी लारी के पास आ गया। कुछ सवारियां सड़क पर उतर आई थी और पुलिस वालों को बुरा भला कह रही थी। यूं ही जहाँ चाहते हैं गाड़ी खड़ी करवा कर चेकिंग करने लगते हैं। मैं सड़क के दूसरी जानिब जो दरख्त थे उनके नीचे आ गया। सड़क की दूसरी तरफ झाड़ियाँ उगी हुई थी, उनके पीछे खेत थे जो शाम के तेजी से फैलते धुंधलके में गुम हो रहे थे। मैं टहलता टहलता झाड़ियों के पीछे आ गया, जहाँ एक जगह छुप कर मैंने लारियों और गाड़ियों की कतार की तरफ देखा। कोई मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं था। मैं दौड़कर खेतों में घुस गया और जितनी तेज चल सकता था चलने लगा। दौड़ना मेरे लिए खतरनाक हो सकता था क्योंकि खेतों की कटाई हो चुकी थी और वहाँ मुझे कुछ किसान भी नजर आ रहे थे जो कटी हुई फसल एक तरफ रख रहे थे। मैंने उनसे दूर रहकर आगे निकल गया। मैं जीटी रोड की सिमत सीधा जाने के बजाय बाएं जाने मगरिब की तरफ हो गया। हर लम्हे गहरा होता हुआ अंधेरा मेरी मदद कर रहा था। जब मैं कुछ दूर निकल गया तो मैं दौड़ने लगा। मैं चेकिंग करती पुलिस की पहुंच से जितनी दूर निकल सकता था निकल आया। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि कमबख्त तभी से पुलिस ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। इससे तो बेहतर था कि मैं सीज़ फायर लाइन अबूर करके सीधा मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाता और मुजाहिदों के साथ मिल जाता। मगर मेरे वालिद साहब को मालूम था कि कश्मीर में हुर्रियत पसंदों का सामना भारत की तरबियत याफ्ता फ़ौज से है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत फ़ौजी तरबियत हासिल करनी चाहिए थी। चुनाचे उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि मैं कमाल शाह नामी तरबियत याफ्ता कमांडो के पास जाकर कमांडो की बाकायदा तरबियत हासिल करूँ और उसके बाद कश्मीर में शामिल होकर इंडियन फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ूँ। मेरी भी अब यही ख्वाहिश थी। मुझे तो राइफ़ल चलानी भी नहीं आती थी और कश्मीर के मार्च पर ब्रेन गनों स्टेन गनों के साथ लड़ाई जारी। मुझे हैंड ग्रेनेड का पता ही नहीं था कि इसका पिन कैसे खींच लेते हैं और इसे कितनी देर तक अपने हाथ में रखकर दुश्मन पर फेंकना होगा। मेरे लिए फ़ौजी कमांडो की ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी थी। मैं फ़ौजी कमांडो बनकर कश्मीर के मुहाज पर लड़ने, दुश्मन के ठिकानों पर शव खून मारकर उसे बर्बाद करने के लिए बेताब था। लेकिन भारतीय पुलिस मेरे रास्ते में शदीद रुकावट बन गई थी। बल्कि इस बात का वाज़ेह खतरा था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जहाद में शामिल होकर काफिरों से जंग करने की आरज़ू खाक में मिल सकती है। इन्हीं ख्यालात में डूबा हुआ मैं खेतों से बाहर निकलकर एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे तेज़ चल रहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ और आगे कहाँ और किस शहर में निकल आऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर था कि मैं भारतीय पंजाब की पुलिस से काफ़ी दूर निकल चुका था। रात का अंधेरा खेतों में दानों में उतर आया था। मैंने नदी के किनारे एक जगह बैठकर मुंह हाथ धोया, पानी पिया, थोड़ा सा आराम किया। जब सांस ठीक हुई तो नदी के साथ साथ चलने लगा। नदी आगे जाकर उसी तरफ घूम गई थी जिधर मेरे अंदाजे के मुताबिक जीटी रोड था। चुनाचे मैंने एक छोटी सी पुलिया पर से नदी अबूर की और खुली जगह पर आकर चलने लगा। यहाँ फसल कटी हुई थी, एक तरफ कुछ दरख्त थे। मैं आगे निकल गया, सोचने लगा कि आखिर कब तक चलता जाऊँगा। मुझे मालूम करना चाहिए कि किस तरफ जा रहा हूँ और आगे कौन सा इलाका आता है, मगर वहाँ कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था जिससे मैं मालूम कर सकता। चलते चलते खेत ख़त्म हो गए और बंजर ज़मीन शुरू हो गई। यहाँ बैलगाड़ियों और माल मवेशी को गुजरने के लिए रास्ता सा बना हुआ था। एक जगह कुछ फासले पर बहुत से दरख्तों के झुंड नज़र आए। उनके दरमियान किसी ने आग रोशन कर रखी थी। पहले मैंने सोचा कि वहाँ जाकर किसी से पूछूं कि यह रास्ता कहाँ जाता है। फिर ये सोचकर रुक गया कि इस तरह खामख्वाह शक पड़ सकता है कि मैं आखिर कौन हूँ जो इस तरह बगैर जाने बूझे इस इलाके में फिर रहा हूँ। मैं दरख्तों के झुंड से हटकर आगे गुजर गया। आगे एक गाँव की कुछ रोशनियाँ सी नज़र आई। मैं गाँव की तरफ जाने के बजाय उसके पहलू से होकर आगे निकल गया। मुझे भूख लग रही थी। ख्याल आया कि गाँव में जाता हूँ ज़रूर कुछ ना कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, लेकिन मैंने इस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया क्योंकि यह पाकिस्तान का गांव नहीं, हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया का गांव था। हिंदू सिखों का गांव था और उनकी पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी। चंद कदम चला होऊंगा कि अंधेरे में किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा। जल्दी से उठा तो भैंस के टकराने की आवाज़ आई। ये कोई भैंस थी जो दरख्त के साथ बंधी हुई थी और काली होने की वजह से मुझे अंधेरे में नज़र नहीं आई। भैंस बैठी हुई थी मगर मुझसे ठोकर लगने के बाद उठ खड़ी हुई। मैं वहीं रुक गया और अंधेरे में भैंस के जिस्म का जायज़ा लेने लगा। भैंस दो एक बार बोलने के बाद चुप हो गई। मैंने आगे बढ़कर उसकी पीठ पर हाथ फेरा और प्यार से पुचकारा। भैंस ने अपनी दुम हिलाई। मैं उसके जिस्म को प्यार करता रहा, फिर बड़े आराम से उसके जिस्म पर हाथ फेरते फेरते उसके नीचे बैठ गया और उसके थनों को प्यार से सहलाने लगा।
मुझे खतरा था कि कहीं भैंस मुझे दुलत्ती ना मारे, क्योंकि जाहिर है वो किसी और के हाथों पर लगी हुई थी। लेकिन ये बड़ी शरीफ भैंस थी। उसने मुझे कुछ ना कहा और मैं उसका दूध पीने लगा। पहले तो उसका दूध ना निकला, फिर मेरे हलक में नीम गर्म दूध की धारें लगी। भैंस खामोश खड़ी रही। मैंने खूब जी भरकर इसका दूध पिया और अपनी ज़ुबान में इसका शुक्रिया अदा करके चल पड़ा। मेरी भूख और प्यास मिट गई थी। मैं एक मैदान से गुजर रहा था। रात का अंधेरा अब खूब गहरा हो गया था और सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा था कि मैं ज़मीन को देख कर चल सकता था। आगे एक और छोटा सा गांव आया। उसके करीब ही एक गुरुद्वारा था। गुरुद्वारे के दरवाजे पर बल्ब रोशन था। मुझे ना इस गांव का पता था कि इसका नाम क्या है और ना ये पता था कि आगे कौन सा गांव आएगा। मैं अंधेरे के समंदर में चला जा रहा था। दिल ने कहा कि यूं चलते जाना ठीक नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा वापस जालंधर पहुंच जाऊं। बेहतर यही है कि किसी जगह छुप कर रात बसर करो। सुबह जब सूरज की रोशनी निकले तो फिर पता करो कि लुधियाना शहर किस तरफ है और उस तरफ जाऊं। वैसे भी मैं चलते चलते थक गया था। वहाँ या तो अंधेरे में धुंधले धुंधले खेत नज़र आ रहे थे या बंजर मैदान आ जाता था। रात बसर करने के लिए कोई ऐसा ठिकाना दिखाई नहीं दिया जहाँ अगर मैं सुबह तक भी सोता रहूँ तो मुझे कोई ना देख सके। चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ बेशुमार दरख्त पास पास उगे हुए थे। ये शायद आमों का कोई बाग था। अभी दरख्तों पर आम नहीं लगे थे। यह आमों का मौसम भी नहीं था। दरख्तों के नीचे बड़ा गहरा अंधेरा था। किसी कुत्ते ने मेरी बू सूंघ ली। दरख्तों की तरफ से उसके भौंकने की आवाज़ आई। मैं तेज तेज कदम उठाता आमों के बाग से आगे आ गया। वहाँ दो चार दरख्त साथ साथ खड़े थे। मैंने सोचा इन दरख्तों के नीचे बैठकर रात गुजार दूंगा। आखिर मुझे ऐसी ही एक जगह रात बसर करनी पड़ेगी। कोई बिस्तर और चरपाई तो यहाँ मुझे नहीं दे सकता। मैं इन दरख्तों के पास गया तो मुझे वहाँ ऐसी बदबू आई जैसे किसी ने लकड़ियाँ जलाकर बुझा दी हों। मैंने कोई ख्याल ना किया और दरख्तों के नीचे जगह साफ करके बैठ गया। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका था। रात को खुली जगहों पर ओस गिरने से ठंड हो जाती थी। इन दरख्तों के नीचे ठंड बिल्कुल नहीं थी। ओस भी नहीं गिर रही थी। मैंने एक दरख्त से टेक लगा दी। सोचा इसी तरह लेटे लेटे जितनी रात बाकी रह गई है गुजार दूंगा। मैंने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। फ़ज़ा में जली हुई लकड़ियों की बू उसी तरह आ रही थी। मैंने ख्याल किया कि यहाँ करीब ही गांव में किसी ने तंदूर जलाकर बुझा दिया होगा या लकड़ियों का अलाव रोशन किया होगा। मैं सिमट सिमटाकर दरख्त से टेक लगाकर आंखें बंद किए नींद दराज था और सिवाय नींद के किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था। मुझ पर कुछ देर बाद हल्की हल्की गनूदगी तारी होने लगी। मैं नींद की आगोश में ही था कि किसी चींटी ने मुझे काटा और मैं झटके के साथ उठ बैठा और पतलून के अंदर हाथ डालकर पिंडली पर बैठी चींटी को मसल दिया। मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मुझे किसी के आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोल दी और कान उस आवाज़ पर लगा दिए। साथ ही रात के अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। आवाज़ किसी औरत की थी। वो रुक रुक कर कुछ बोल रही थी। पहले तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो किसी से बातें कर रही है, मगर वो जिससे बातें कर रही थी उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ रुक गई। 5-10 सेकंड के बाद औरत की आवाज़ फिर आने लगी। मेरे सामने 10-12 कदमों के फासले पर सरकंडों की झाड़ियाँ थी और आवाज़ उन सरकंडों के पीछे से आ रही थी। मैं उस तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था। अचानक सरकंडों के पीछे हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगी। मैं आहिस्ता से उठा और झुक कर चलता हुआ सरकंडों की तरफ बढ़ा। मैं मालूम करना चाहता था कि औरत कौन है और आवाज़ किस चीज़ की है। मैं सरकंडों के पास होकर बैठ गया और बड़ी एहतियात से 2-4 सरकंडों को हाथ से एक तरफ हटाकर दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ मुझे एक छोटा सा चबूतरा नजर आया जो ज़मीन से 1-2 फुट ऊंचा था। इस चबूतरे के एक जानिब मिट्टी का दिया जल रहा था। इस दिए की रोशनी में मैंने एक औरत को देखा जो दोनों हाथ जोड़कर मुंह में कुछ पड़ते हुए चबूतरे का चक्कर लगा रही थी। मुझे लगा कि ज़रूर कोई चुड़ैल या भूत है, मगर औरत का जिस्म और आवाज़ चुड़ैलों जैसी नहीं थी। मैं ये सोचकर वहीं छुप कर बैठा रहा कि मालूम करना चाहिए कि ये औरत यहाँ क्या करने आई है। औरत पर दिए की रोशनी पड़ रही थी। जब वो दिए की रोशनी के करीब से गुजरी तो मुझे उसकी शक्ल भी नज़र आ गई। औरत जवान थी और उसने शलवार कमीज पहन रखी थी। सिर्फ लंबे बाल शानों पर खुले थे। औरत चबूतरे के गिर्द कुछ चक्कर लगाने के बाद रुक गई। वो मुझसे बमुश्किल 5-6 कदमों के फासले पर थी। वो जलते हुए चिराग के पास जाकर बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसने कुछ पढ़ना बंद कर दिया था। 3 बार हाथ बांधकर चबूतरे की तरफ झुकी। फिर उसने पहले अपनी कमीज उतारी, उसके बाद शलवार भी उतार दी। अब वो मेरे सामने बिल्कुल उरिया हालत में खड़ी थी। मुझ पर पहला असर यह हुआ कि मैंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर ख्याल आया कि पता तो चले कि ये औरत आधी रात को इस वीरान जगह पर चिराग लेकर क्या करने आई है। मैंने सर घुमाकर औरत की तरफ देखा। इस वक्त वो एक छड़ी से चबूतरे की जलती बुझी राख को कुरेद रही थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है, कहीं वाकई कोई चुड़ैल ना हो। मेरे दिल में ख्याल आया, मगर अब मैं इस मुहिम को हल करना चाहता था। वहाँ से डर कर भागना नहीं चाहता था। औरत ने छड़ी से लकड़ियों की राख को कुरेदते कुरेदते उसमें से कोई गोल सी चीज़ लकड़ी से उठाकर बाहर निकाल ली और इसको चिराग की लौ के करीब लाकर गौर से देखने लगी और धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ने लगी। मैं देखकर वाकई डर गया कि यह एक जली हुई इंसानी खोपड़ी थी। औरत ने खोपड़ी को हाथ लगाया। खोपड़ी गर्म थी।
उसने खोपड़ी को ज़मीन पर रख दिया। वो अपने साथ पानी का डब्बा भी भर कर लाई थी। उसने कुछ मंत्र पढ़ते पढ़ते खोपड़ी पर डब्बे में से 3-4 बार पानी डाला। जब खोपड़ी ठंडी हो गई तो फिर से गोद में लेकर बैठ गई और यूं आगे पीछे हिलते हुए कुछ पढ़ने लगी जैसे बच्चे को लोरियां दे रही हो। मैं अब सारी बात समझ गया। ये मरगट या शमशान भूमि थी जहाँ हिंदू सिख अपने मुर्दों को जलाते थे। ये औरत वहाँ रात के वक्त चिल्ला काटने आई हुई थी। जाहिर है वो किसी करीबी गांव की औरत थी। मेरे दिमाग में एक स्कीम आई। मैं सरकंडों में से निकलकर अचानक उसके सामने आ गया। मुझे देखकर औरत की चीख निकल गई। उसने जल्दी से खोपड़ी फेंकी और ज़मीन पर पड़ी हुई कमीज़ उठाकर अपने आगे कर ली। मैंने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा मगर जल्दी से कपड़े पहन ले। औरत ने जल्दी से कपड़े पहन लिए और हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान के लिए किसी को ना बताना कि मैं यहाँ आई थी। मैंने कहा, तू यहाँ ये सब कुछ क्या कर रही थी और ये खोपड़ी किसकी है? औरत ने बताया कि वो एक हिंदू औरत है। 5 साल हुए उसकी शादी हुई है मगर औलाद नहीं हुई। किसी साधु ने उसे बताया कि अगर वह किसी कुंवारी लड़की के जले हुए मुर्दे की खोपड़ी आधी रात को अपनी गोद में लेकर एक खास मंत्र का जाप करेगी तो उसकी गोद हरी हो जाएगी। जो रांची औरत जो साथ वाले गांव की थी वहां औलाद कशी के लिए चिल्ला करने आई थी। उसे पता चला था कि शाम को इस गांव की एक कुंवारी लड़की मरी है और उसे जला दिया गया है। औरत मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी कि मैं गांव में जाकर किसी के आगे इसका जिक्र न करूं, नहीं तो उसके चिल्ला भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने उसे कहा, फिक्र न कर, मैं किसी को नहीं बताता क्योंकि मैं खुद यहाँ परदेसी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? औरत ने पूछा। मैंने कहा, मुझे ये बताओ यह इलाका कौन सा है और लुधियाना को जाने के लिए मुझे किस तरफ जाना चाहिए। फिर मैंने उसे बताया कि मेरी बस निकल गई थी और मैं यूं ही खेतों में चलता हुआ रास्ता भूल गया हूँ। औरत ने कहा, तुम बड़ी दूर निकल आए हो। यहाँ से आगे एक कस्बा चोलियाँ आएगा, वहाँ से कस्बा ब्यास को जाने वाले यक्के मिल जाते हैं। ब्यास से तुम रेलगाड़ी में बैठकर लुधियाना पहुँच जाना। वो एक बार फिर हाथ जोड़ने लगी। मेरा जिक्र किसी गैर आदमी से भी ना करना, नहीं तो मेरा औलाद की खातिर चिल्ला भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने कहा, वादा करता हूँ मैं अपने किसी दोस्त से भी इसका जिक्र नहीं करूँगा। मेरी स्कीम यही थी कि इस औरत को किसी ऐसे गांव या कस्बे के बारे में पूछा जाए जहां से मैं लुधियाना पहुंच सकूं। चूँकि इस किस्म के चिल्ले घर वालों और गांव वाले से छुप कर राजदारी के साथ किए जाते हैं, इसलिए मुझे यकीन था कि यह औरत मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। अगर किसी को बताएगी तो वह सबसे पहले यह पूछेगा कि तुम आधी रात को गाँव के बाहर क्या करने गई थी। मैंने औरत से इतना ज़रूर कहा कि इस किस्म के तोहमात से कुछ नहीं हुआ करता। घर जाओ और अपने भगवान के आगे प्रार्थना करो। अगर भगवान की मर्जी हुई तो वह तुम्हारी गोद ज़रूर हरी कर देगा। औरत हैरानी से मेरा मुंह तकने लगी। उसने मुझसे कहा, तुम मुझे हिंदू नहीं लगते क्योंकि कोई हिंदू इस किस्म की बात नहीं कर सकता। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मैं हिंदू ही हूँ, बस वलायत का पढ़ा हुआ हूँ और इस किस्म के तोहमात को नहीं मानता। अब तुम वापस अपने घर जाओ। औरत ने चबूतरे पर जलता हुआ चिराग फूंक मारकर बुझा दिया और मेरे करीब होकर बैठ गई। तुम इतनी रात गए कहाँ जाओगे? मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाऊं और तुम्हारा खामिंद और गांव वाले मुझे पकड़कर मारना शुरू कर दें। औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी से मुझे महसूस हुआ कि यह औरत ठीक औरत नहीं है। उसका सबूत भी मुझे फ़ौरन मिल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और सांस लेकर कहने लगी, मेरे साथ आ जाओ, गांव के बाहर एक कोठरी है, वहाँ चारपाई भी है, वहाँ तुम रात गुजार लेना। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ा लिया और इस औरत से कहा, तुम अपने गाँव जाओ, मैं किसी अगले गाँव में जाकर रात बसर कर लूँगा। ये कहकर मैं वहाँ से चल दिया। मैंने कुछ दूर जाकर वापस मुड़कर देखा। मुझे अंधेरे में वो औरत नज़र आई। ज़रूर वो भी अपने गांव की तरफ जा रही होगी। अब मुझे चोलियाँ गांव की तलाश थी। रात के अंधेरे में तो मुझे गांव नहीं मिल सकता था। मैं एक बार फिर कोई ऐसा ठिकाना तलाश करने लगा जहां मैं रात गुजार सकूं। एक जगह खेतों में मुझे रहट का चाक दिखाई दिया। सितारों की रोशनी में मुझे उन चीज़ों के हेवले साफ नज़र आ रहे थे। ये रहट था मगर खामोश था। कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। एक तरफ टूटा फूटा लकड़ी का तख्त पड़ा था। ये तख्त मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। मैं उस पर फ़ौरन लेट गया और इत्मीनान का गहरा सांस लिया। मेरे जहन में शमशान भूमि वाली औरत का ख्याल आने लगा। मैंने अपनी कुव्वत इरादी से उसको अपने जहन से झटक दिया। मेरा मिशन एक मुकद्दस जहाद का मिशन था और मैं अपने जहन की नफसानी आलूदगियों से पाक रखना चाहता था। मैंने खुदा को याद किया और आंखें बंद कर ली। मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी थी। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। आँख उस वक्त खुली जब 2-3 कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंकते हुए एक दूसरे के पीछे भागते मेरे करीब से गुजरे। मैं उठकर बैठ गया। अभी सूरज नहीं निकला था मगर आसमान पर सफ़ेदा सैर फूट रहा था। मशरिक़ की तरफ सितारों की चमक मान पड़ गई थी और नीली रोशनी की झलकियाँ नमूदार हो रही थी। मेरे वहाँ से निकल जाने के लिए वक्त बड़ा अच्छा था। अगर मेरी आँख दिन निकले खुलती तो इस बात का इम्कान था कि रात पर कोई किसान बैल लेकर आ जाता। मैं उठा और जिस शमशान भूमि वाली औरत ने इशारा करके गांव चोलियाँ का नाम लिया था उस तरफ चलने लगा। सूरज निकलने तक मैं गांव के करीब पहुंच गया। खेतों में सिख हल चला रहे थे। एक आदमी सर पर फसल या चारे का गट्ठा रखे गांव की तरफ जा रहा था।
एक सिख अपने खेतों में पानी लगा रहा था। मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने एक निगाह मुझ पर डाली और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैं भी बेनियाजी से आगे गुजर गया। सामने से एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि चोरियाँ गाँव यही है? वो रुक गया और बोला, यही है, तुमने किससे मिलना है? मैंने कहा, नंबरदार साहब से मिलना है। मिल लूँगा, मेरा ख्याल है वो घर पर ही होंगे। ये कहकर मैं नमस्ते कहकर आगे चल पड़ा। मैं ठीक गांव में पहुंचा था। गांव की दूसरी तरफ कीकर के दरख्तों के नीचे कुछ यक्के खड़े थे। एक यक्के में दो औरतें, एक हिंदू लाला और एक सिख देहाती बैठा था। कोचवान भी सिख था। उसने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो दूर से आवाज़ दी, बाबूजी ब्यासा जाना है तो आ जाओ। ब्यासा से मुराद ब्यास गांव या कस्बा या शहर था। जो कुछ भी था मुझे वहीं जाना था। मैं यक्के में बैठ गया। यक्का चल पड़ा। कोचवान ने मुझसे 3 रुपये किराया लिया। कोई 1.5 घंटे के नहायत तकलीफ सफ़र के बाद यक्के ने मुझे ब्यास नाम के कस्बे में पहुंचा दिया। अब तो यह कस्बा एक शहर बन गया होगा, उस वक्त ये एक कस्बा ही था। यक्का ब्यास नाम के रेलवे स्टेशन के बाहर अड्डे पर जाकर रुका। मामूली से देहाती स्टेशन की इमारत, जैसी कि हर जगह देहाती स्टेशनों की इमारत हुआ करती थी। मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली है। वहाँ मुसाफिरों का कोई रश नहीं था। मैंने एक स्टॉल के बाहर बैठकर बंद मक्खन खाया और चाय पी। कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर उठकर सिगरेटों वाले खोखे पर जाकर एक सिगरेट खरीद कर सुलगाया और स्टेशन की तरफ आ गया। गेट पर कोई टिकट चेक करने वाला नहीं था। मैं प्लेटफार्म पर आ गया। ईंटों का प्लेटफार्म तकरीबन खाली पड़ा था। मैं एक बेंच पर खामोशी से बैठ गया। मेरी निगाहें माहौल का जायजा लेने लगी। वहाँ पुलिस वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद कुछ हिंदू सिख मुसाफिर प्लेटफार्म पर अपनी गठरियाँ और ट्रंक रखकर बैठ गए। कहीं से एक टीटी भी आ गया जिसने रेलवे की वर्दी पहनी हुई थी। पैसेंजर ट्रेन छक छक करती आ गई। सारे डब्बे थर्ड क्लास के थे जो सवारियों से भरे हुए थे। मैं एक डब्बे में घुसकर बैठ गया। गाड़ी ब्यास के उस स्टेशन पर 15-20 मिनट तक खड़ी रही। मेरी निगाहें प्लेटफार्म पर ही लगी रही। यही धड़का लगा हुआ था कि कहीं से कोई पुलिस वाला मुझे तलाश करता ना आ जाए। अगर कोई सिपाही दिखाई ना दिया। इंजन ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक बहुत बड़ी दरिया पर से गुजरने लगी। मालूम हुआ कि यह दरियाए ब्यास है। इसके बाद खुदा खुदा करके लुधियाना आया। ये काफ़ी बड़ा स्टेशन था। मैं डब्बे में ही छुप कर बैठा, दिल में दुआएं मांगता रहा कि कोई पुलिस वाला इधर ना आ जाए। प्लेटफार्म पर मुझे 1-2 वर्दी वाले सिपाही नजर आए, मगर किसी ने मेरे डब्बे का रुख ना किया। ट्रेन यहाँ देर तक रुकी रही। आखिर वो चली तो मेरी जान में जान आई। पैसेंजर ट्रेन होने की वजह से एक तो वो हर स्टेशन पर रुकती थी और उसकी रफ्तार भी ज़्यादा नहीं थी। चलती रही, चलती चली गई। लुधियाना के बाद कई छोटे छोटे स्टेशन आए, फिर बड़ा शहर अम्बाला आ गया। यहाँ भी गाड़ी देर तक खड़ी रही। यहाँ से चली तो कहीं शाम के वक्त करनाल का बड़ा शहर आया। इसके बाद पानीपत और सोनीपत के शहर आए और वो भी गुजर गए। मालूम हुआ कि अब रोहतक का शहर आएगा और फिर गाड़ी दिल्ली पहुँच जाएगी। इस गाड़ी ने दिल्ली पहुँचते पहुँचते रात के 9 बजा दिए। दिल्ली के स्टेशन पर उतरते ही मैंने मोटर रिक्शा लिया और सीधा वाली साहब के दोस्त ज़ोहरुद्दीन के घर पहुँच गया। वो मुझे देखकर हैरान भी हुआ और मुझे डांटने भी लगे कि मैं कहाँ चला गया था। मैंने एक फर्जी कहानी गढ़कर उन्हें सुना दी। मेरे पासपोर्ट पर दिल्ली का वीज़ा अगरचे लगा हुआ था, मगर जितने दिन मुझे वहाँ ठहरने की इजाज़त थी उसकी मुद्दत गुजर चुकी थी। ज़हीरुद्दीन साहब कहने लगे, मियाँ वीज़े की मुद्दत के बाद ठहरना जुर्म है। पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है और मुझे भी परेशान कर सकती है। मैंने उन्हें कहा, अंकल आप परेशान ना हो, मैं कल वापस पाकिस्तान चला जाऊँगा। वो कहने लगा, मियाँ जाती दफ़ा तुम्हें पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करनी होगी। पुलिस तुम्हें वीज़े की मुद्दत से ज़्यादा क़याम करने पर वहीं पकड़ लेगी। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल मैंने जू तू करके रात ज़हीरुद्दीन साहब के घर पर गुजार दी। दूसरे दिन अपने कपड़े ड्राई क्लीन कराए, नहा धोकर शेव वगैरह बनाई। जितने इंडियन करेंसी के नोट मेरे पास बाकी रह गए थे उनमें से कुछ न एक पाँव की जुराब में छुपाए, कुछ जैकेट की जेब में पासपोर्ट के साथ रख लिए। एक छोटा सा चाकू अभी तक मेरे पास ही था। ख्याल आया कि इसको यही कहीं फेंक देता हूँ, क्योंकि इसका अभी तक मुझे कोई मसरफ नज़र नहीं आया था। फिर कुछ सोच कर उसे जेब में ही रहने दिया। ज़हीरुद्दीन साहब अपनी दुकान पर जा चुके थे। मैं भी कुछ देर बाद उनके मकान से निकल आया। अगरचे मेरे पासपोर्ट पर दिल्ली का वीज़ा लगा हुआ था, मगर जो कानूनी मुद्दत वहाँ क़याम की थी वो पूरी हो चुकी थी और अब मैं गैर कानूनी तौर पर इंडिया में रह रहा था और मुझे पकड़कर जेल में बंद किया जा सकता था। मगर मैंने कोई परवाह न की और सीधा रिक्शा पकड़कर रेलवे स्टेशन पहुँच गया। यह एक मोटर रिक्शा था और इस पर जर्द और नीला रंग किया हुआ था। स्टेशन पर से मैंने अपनी गाड़ी के बारे में मालूम किया। इंक्वायरी क्लर्क हिंदू खातून थी जिसके माथे पर तिलक लगा हुआ था। उसने मुझे बताया कि दोपहर को एक गाड़ी बम्बई जाएगी। वो पैसेंजर ट्रेन है, हर स्टेशन पर ठहरेगी। मैंने बम्बई एक्सप्रेस पकड़ने का फ़ैसला कर लिया। इस औरत ने मेरे दरियाफ्त करने पर बताया कि ये ट्रेन दूसरे दिन दोपहर के बाद होशंगाबाद पहुंचेगी। मैं वापस ज़हीरुद्दीन साहब के मकान पर ही उनकी दुकान पर आने के बजाय सीधा बादशाही मस्जिद पहुंच गया। यह मेरे नज़दीक सबसे महफूज जगह थी।
मुझे यकीन हो गया कि दिल्ली में मेरे पीछे खुफिया पुलिस का कोई आदमी नहीं लगा हुआ। ये सारा मुसलमानों का इलाका था। वहीं दोपहर के वक्त मैंने एक होटल में खाना खाया, उसके बाद वापस मस्जिद में आ गया। दोपहर के बाद जो नमाज होती है वो मैंने बादशाही मस्जिद या जामा मस्जिद में ही बाजमात पढ़ी। बम्बई एक्सप्रेस 6:15 बजे छूटती थी। मैं 1 घंटा पहले स्टेशन पर आ गया। अमृतसर से हरदा ज़िला होशंगाबाद का जो 3rd क्लास का टिकट सैयद साहब ने मुझे लेकर दिया था, वो मैंने गेट पर टिकट चेकर को बिल्कुल ना दिखाया, ये सोच कर के कहीं वो ये ना पूछ बैठे कि इतने दिन में कहाँ रहा। अगरचे उसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी और टिकट 15-20 रोज़ तक काम आ सकता था। फिर भी हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर मैं प्लेटफार्म का टिकट लेकर स्टेशन के अंदर आ गया। प्लेटफार्म पर काफ़ी रश था, ट्रेन अभी नहीं आई थी। मैं गेट से कुछ दूर जाकर एक बेंच के कोने में बैठ गया। हिंदू सिख मुसाफिर मुसलमान अपना अपना सामान लेकर चले आ रहे थे, उनमें औरतें और बच्चे भी थे। रेलवे पुलिस के 2 कांस्टेबल बातें करते करते मुसाफिरों को देखते हुए मेरे करीब से गुजर गए। इतना में बम्बई एक्सप्रेस आ गई। प्लेटफार्म पर मुसाफिरों में हलचल सी मच गई। गाड़ी पीछे से भरी हुई आई थी। 3rd क्लास के एक डब्बे में मुझे भी जगह मिल गई। ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी। पहले इसका इंजन बदला गया, फिर खुदा जाने इसके डब्बों में कैसा कैसा सामान लादा जाने लगा। कोई आधे पौन घंटे बाद इंजन ने विसल दी, गाड़ी ने लालटेन की सब्ज़ रोशनी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। इस वक्त दिन डूब गया था और शाम का अंधेरा गहरा होने लगा था। मैं कोने वाली सीट पर दुबक कर बैठा रहा। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रही थी। दिल्ली की आबादी बड़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। शहर के मकानों कारखानों वगैरह की रोशनियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। वाकई दिल्ली बहुत फैला हुआ शहर था। उसके बाद हिंदुस्तान के कई दूसरे बड़े बड़े शहर आए। मैं जागता रहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। इससे पहले जब कभी मैं रेलगाड़ी में सफ़र किया करता था तो मुझे चलती रेलगाड़ी की आवाज़ से नींद आने लगती थी, मगर यहाँ नींद नहीं आ रही थी। दिल्ली के बाद बड़ा शहर गुड़गांव आया, इसके बाद मथुरा, फिर भरतपुर, फिर आगरा का शहर आया। चांदनी रात नहीं थी, वरना लोग कह रहे थे कि रेलगाड़ी में से दूर ताजमहल का मंजर नज़र आया करता है। यहाँ ताजमहल की मशहूर तारीखी इमारत थी जो मुसलमान बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए बनाई थी। मैंने हिंदुस्तान में और भी कई शानदार तारीखी इमारतें देखी जो मुसलमान बादशाहों ने बनाई थी। हिंदू इन इमारतों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। आगरा के बाद धौलपुर का स्टेशन आया, फिर ग्वालियर का शहर आ गया। उस वक्त रात तकरीबन गुजर चुकी थी और पौ फटने वाली थी। ग्वालियर शहर से गाड़ी चली तो मुझे नींद आ गई। मेरे सोते में झांसी और ललितपुर के शहर भी गुजर गए। तब मैं उठ बैठा। दिन काफ़ी चढ़ा आया था। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो मैंने उतर कर चाय और बंद मक्खन खाया। यही चीज़ हर छोटे स्टेशन पर मिल जाती थी। दोपहर तक ट्रेन जंगलों में से गुजरती रही। मैंने इससे पहले इतने बड़े बड़े जंगल नहीं देखे थे। एक मुसाफिर ने मुझे बताया कि जंगल शेर, हाथी और दूसरे दरिंदों से भरे हुए हैं। बाद में मुझे इसका तजर्बा भी हो गया। पहाड़ी इलाका भी था और कहीं कहीं हरे भरे मैदान और खेत भी थे। मालूम हुआ कि आगे भोपाल का स्टेशन आ रहा है। मुझे दिल्ली स्टेशन पर ही बता दिया गया था कि भोपाल के बाद होशंगाबाद का स्टेशन आता है। मुझे होशंगाबाद ही उतरना था, चुनाचा में संभल कर बैठ गया। इस दौरान किसी स्टेशन पर किसी पुलिस वाले ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। अगर होता तो मुझे ज़रूर शुबा पड़ जाता। उसकी वजह यह हो सकती थी कि मैं इंडिया के पंजाब के इलाके से बहुत दूर निकल आया था। भोपाल पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज गए। चूँकि शुरू गर्मियों का मौसम था, इसलिए अभी दिन की काफ़ी रोशनी थी। यहाँ लाहौर हमारे पंजाब वाला खुशबहार का मौसम बिल्कुल नहीं था। यहाँ गर्मी शुरू हो गई थी। ट्रेन के डब्बे के पंखे दिन रात चलते थे। रात को भी हमारे पंजाब वाली खुनकी नहीं होती थी। भोपाल के बारे में मेरे साथ बैठे हुए मुसाफिर ने, जो मुसलमान था और मुंबई जा रहा था, बताया कि भोपाल मुसलमान रियासत हुआ करती थी, मगर अब इस पर भी दूसरी रियासतों की तरह इंडिया की हुकूमत ने कब्जा कर लिया था। उसने यह भी बताया कि भोपाल के मुसलमान हुक्मरान ने पाकिस्तान के क़याम में बड़ी मदद की थी और कायदे-आज़म अक्सर यहाँ आकर ठहरा करते थे और वह भोपाल के हुक्मरान पर, जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ा एतमाद करते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था, वो भी वालिया भोपाल के दोस्त थे और अक्सर भोपाल आकर क़याम किया करते थे। होशंगाबाद का स्टेशन आया तो मैं रेलगाड़ी से उतर गया। इतना लंबा सफ़र तय किया था कि बैठे बैठे थक गया था। होशंगाबाद का स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था, दरमियाना से रेलवे स्टेशन था। मेरे पास हरदा तक का टिकट था, मगर ये गाड़ी वहाँ नहीं ठहरती थी, इसलिए यहाँ उतर गया था। यहाँ से मुझे लारी वगैरह पर सवार होकर हरदा जाना था। इस वक्त शाम का धुंधलका चारों तरफ फैल चुका था। स्टेशन से बाहर आकर मैंने छोटी सी दुकान में बैठकर खाना खाया और लारी अड्डे के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि हरदा के लिए आखिरी लारी कोई आधे घंटे तक रवाना होने वाली है। लारी अड्डे पर जल्दी जल्दी पहुंचा। लारी तैयार खड़ी थी, मुसाफिरों से भर रही थी। कुछ मुसाफिर छत पर भी अपने सामान के पास बैठे थे। मैं भी लारी में बैठ गया। लारी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। होशंगाबाद शहर से निकलते ही लारी घने जंगल में दाखिल हो गई। जंगल के दरमियान छोटी सी पक्की सड़क बनी हुई थी।
अंधेरा गहरा हो रहा था। सड़क पर बिजली का एक भी खंभा नहीं था। बाहर अंधेरा छाया हुआ था। जंगल की वजह से हवा ठंडी हो गई थी, जो बड़ी खुशगवार लग रही थी। कोई 1.5 घंटे के बाद लारी ने हरदा पहुंचा दिया। ये एक मामूली सा नीम पहाड़ी जंगलाती शहर था। अमृतसर में सैयद साहब ने बताया था कि यहाँ अनाज की बहुत बड़ी मंडी है। यही मुझे उस आदमी से मिलना था जिसका फर्जी नाम मैंने आपके आगे जमील लिया था। सैयद साहब ने बताया था कि जमील की शोहरत अच्छी नहीं है, वो बदमाश टाइप का आदमी है, मगर बड़ा पक्का मुसलमान और जहाद कश्मीर में हिस्सा भी ले चुका है। जमील की वसासत से मुझे मुजाहिद कमांडो कमाल शाह के पास पहुंचना था। सैयद साहब ने मुझे उसका पूरा एड्रेस ज़बानी याद करा दिया था। हरदा अगरचे एक छोटा सा शहर था और छोटे छोटे बाजार थे, मगर काफ़ी बार रौनक था। दुकानों और मकानों और बाज़ारों में रोशनियाँ हो रही थी। अक्सर दुकानें अभी तक खुली थी। कुछ होटल भी थे जिनमें फिल्मी गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। यहाँ कोई रक्षा नहीं था। एक तांगे वाले को जमील का एड्रेस बताकर कहा कि मुझे वहाँ ले चलो। तांगा मुझे मुख्तलिफ बाज़ारों और एक छोटे से मैदान में से गुजार कर उस खास बाज़ार में ले आया जहाँ जमील नाम का आदमी रहता था। ये बाज़ार मुझे बड़ा पुरस्कार सा लगा। एक मंजिला क्वार्टर नुमा मकानों के आगे अंधेरा अंधेरा था। कहीं कहीं बरामदे में कोई औरत सीढ़ियों में या सतून के पास बैठी बीड़ी सिगरेट पीती नज़र आ जाती थी। कुछ आदमी भी इधर उधर मंडला रहे थे। एक पान वाले की दुकान से मैंने जमील के बारे में पूछा तो उसने मुझे गौर से देखा और पान लगाते हुए कहा, भाई साहब पीछे चले जाएं, पीछे क्वार्टर है जमील दादा का। जमील दादा मुझे अपने क्वार्टर के बरामदे में ही मिल गया। वो चारपाई पर बैठा था। बरामदे में बल्ब की रोशनी हो रही थी और एक आदमी इसकी पिंडलियों पर तेल की मालिश कर रहा था। एक आदमी उसके बाजू को ऊपर करके दबा रहा था। जवान आदमी था, बाल घुंघरियाले सियाह थे, रंग गहरा सांवला था। मैंने जाकर सलाम किया और कहा, जी मुझे जमील साहब से मिलना है। जमील ने मुझे घूर के देखा और पूछा, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? मैं ही जमील हूँ, कहो क्या काम है? उसकी आवाज़ बड़ी रौबदार थी। मैंने सैयद साहब का नाम लेकर कहा कि मुझे अमृतसर से उन्होंने आपके पास भेजा है। सैयद साहब का नाम सुनकर जमील दादा ने दोनों आदमियों से कहा, जाओ वे जाकर होटल से चाय और पेस्ट्री लाओ। मैंने उसे अपना नाम बताया। उसने कहा, बैठो भाई, यहाँ आ जाओ, खाना खाया है कि नहीं? मैंने कहा, जी शुक्रिया, खाना मैंने होशंगाबाद के स्टेशन पर ही खा लिया था। जब उसको दोनों नौकर चले गए तो जमील ने मेरी तरफ थोड़ा सा झुक कर देखा और राजदारी से पूछा, सैयद साहब का यहाँ किसी और के आगे नाम तो नहीं लिया? मैंने कहा, जी नहीं, मुझे खुद सैयद साहब ने भी मना कर दिया था कि मेरा नाम सिवाय आपके और किसी के आगे ना लूँ। जमील ने मेरी बातों और ज़ुबान के लहजे से कुछ अंदाज़ा लगाते हुए कहा, लगता है तुम पंजाबी हो, मगर इंडिया के पंजाब में तो कोई मुसलमान नहीं है। मैंने कहा, जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ये सुनकर जमील दादा एक पल के लिए मुझे तकता रहा, फिर उठकर उसने मुझे अपने गले से लगा लिया, मुझसे गर्म जोशी से मुसाफा किया और अपने पास चारपाई पर मज़ीद करीब बिठाते हुए कहा, पाकिस्तान पर मेरी जान कुर्बान, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।